नमस्कार, हाँ मैं जी। हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे दो खास मेहमान से, जिनमें हमारे साथ हैं लेजेंडरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमेश सिप्पी और इसके साथ साथ वो रमेश सिप्पी एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट के फाउंडर और चेयरपर्सन भी हैं और साथ ही हैं एक्ट्रेस किरण जुनेजा जो रमेश जी की वाइफ भी हैं, प्लस रमेश सिप्पी एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट की एमडी और डीन भी हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने आपकी इस एकेडमी के बारे में सही बोला, जहां तक मैंने कोई गलती तो नहीं की शायद, रमेश जी और किरण जी। फाइन फाइन फाइन। जी जी। तो सबसे पहला थैंक यू। सवाल तो यही है कि आ, आप जैसे फिल्मकारों की छत्र छाया में जो लोग आते हैं, सीखते हैं, सिनेमा का सपना देखते हैं और सिनेमा का सपना देखने के बाद एक बड़ा नाम, बड़ा कहते हैं एक ऊंचा मकाम पाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप जब लोगों को एक उम्मीद होती है, रमेश सिप्पी का जब नाम जुड़ता है, किरण जी का जब नाम जुड़ता है, एक उम्मीद होती है कि अरे ये इन्होंने इतना और ऐसा काम किया है तो हम शायद कुछ ऐसे ही बन पाए। तो आप अपनी इस अकेडमी में उनके उन सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह की कोशिशें आप करते हैं? देखिए, एजुकेशन में 3 साल के कोर्स में जी आप फिल्म मेकिंग सिखा सकते हैं। जी रमेश सिप्पी तो नहीं बना सकते। जी। वो तो उनको खुद बनना है अपने ही काम से। राइट। तो लेकिन उनको रास्ता दिखा सकते हैं। जी उन्हें उनके लिए कुछ ऐसे हम कर सकते हैं कि वो समझ सके क्या आने वाला है, कैसे जी। उसे हैंडल करें। आजकल जिस तरह बिजनेस होने लगा है, काफी कॉर्पोरेट हो गया है और इट्स मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। पहले से काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। हमारे जमाने में तो कुछ और ही होता था, बट फिर भी हमने फिल्में भी बनाई और सब कुछ किया। अब उनके लिए ये है कि अब वो कुछ उस वक्त को ध्यान में रखते हुए, तब के मास्टर्स को ध्यान में रखते हुए, उसके बाद के भी लोगों को ध्यान में रखते हुए, और अब आगे क्या होने वाला है, ये डिजिटल जो वर्ल्ड आ गया है, उससे काफी चेंज आ गया है एजुकेशन में भी और मूवी मेकिंग। आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं, यू गॉट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। platforms, television, and then live shows, and there's so much of work जो पहले से कहीं ज्यादा है। तो अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ज्यादा है, कंपटीशन भी कहीं ज्यादा है। तो हम कोशिश करते हैं उन्हें रास्ता दिखाने की, जितना हम कर सकें। इस वक्त पैंडेमिक टाइम्स हैं और पैंडेमिक टाइम्स में चलिए ऑनलाइन कोर्सेज तो हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन हमारी लाइन में इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही बोला। एक बात समझना और फिर उसको कर दिखाना, वो कर दिखाने वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त। जी कुछ इनोवेट करने की भी कोशिशें हो रही हैं जी। ताकि किसी तरह एक्सपर्ट्स ऑनलाइन दिखा सकें उन्हें, लेकिन हम खुद स्टूडेंट बन गए हैं। राइट। हम खुद सीखना चाह रहे हैं कि कैसे ये हम उनको सिखाएं। राइट तो राइट। we are going through that phase at the moment. जी It will all happen, I think. जी। डिजिटल वर्ल्ड जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो इनोवेशंस भी इतने हैं उसके कि आज जैसे आज हम बात कर रहे हैं घर बैठे, और ये तो ये सब पॉसिबल है आज के दुनिया में। तो सोच भी सकते हैं, सोल्यूशन भी निकल सकते हैं। जी। किरण जी, मैं आपसे पूछूंगा, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो जो रमेश जी ने बोला, पहली चीज तो ये कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो एक सवाल तो ये बनता है कि आप दोनों इस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आप कोप अप कर रहे हैं। दूसरा ये, जो आप क्लासेस लेती हैं, चाहे वो स्क्रीन प्ले राइटिंग की हो और बाकी चीजें आप जो कर रही हैं, स्क्रीन प्ले राइटिंग एक ऐसी चीज है जो आई थिंक हमारे सिनेमा में आज भी राइटर को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। जुगाड़ पे ज्यादा काम चलता है, अब होने लगा है। तो उस सिस्टम को तोड़ने के लिए, वो जो सोच थी उसको तोड़ने के लिए जो नए फिल्म मेकर आ रहे हैं, उनको आप किस तरह से तैयार करती हैं इन दोनों चीजों के लिए? और दूसरा सवाल यही था कि टेक्निकली कैसे कोप अप कर रहे हैं? रमेश जी और मैं दोनों
फिल्म लाइन में काफी एक्टिव हैं अभी तक. वी हैव नॉट रिटायर्ड आउट ऑफ इट. रमेश जी ने भी रिसेंटली एक फिल्म भी बनाई थी. राइट नाउ ही इज वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज. मैंने अभी एक टेलीविजन सीरीज प्रोड्यूस की थी, उसमें मैंने कुछ रोल भी किया. सो बिकॉज वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री, उससे ये हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आ रही है, बीइंग अ प्रोड्यूसर एंड एन एक्टर, एंड रमेश जी बीइंग अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड अ राइटर also, he writes, works on his scripts also. So because of that we are very much aware of कि आज क्या हो रहा है. जैसे कि हमने जब कॉलेज स्टार्ट किया तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर वर्किंग ऑन FCP फॉर एडिटिंग एंड ऑल दैट, लेकिन हमने FCP को पीछे छोड़ दिया और हमने अडोबे पे जाके काम किया. हमने बिकॉज वी रियलाइज कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो आगे जाके इस पे काम करने वाली है. सो वी मूव दैट अवे. हमें उसमें एक्चुअली फैकल्टीज ढूंढने में बहुत तकलीफ आई बिकॉज देयर वर वेरी वेरी फ्यू एडिटर्स, वर्किंग एडिटर्स. और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो आके काम करें वो कुछ काम जरूर करते हो इंडस्ट्री में, सो दैट दे आर अपडेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड. बिकॉज अदरवाइज इट्स ग्रेट टू गेट टीचर्स. वी हैव फैंटास्टिक टीचर्स जो कि कई सालों से पढ़ा रहे हैं, बट उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खत्म हो चुका है. एंड दैट is a disadvantage when you're teaching, because you need to update yourself. My father was a doctor, and believe me, even at the age of 70, even after he had retired, वो हमेशा journals मंगवाते थे, medical journals, और वो latest updated medications क्या हैं, क्या क्या instruments नए आ गए हैं. He was a GP. बट लेकिन वो अपने आप को अपडेटेड रखते थे. तो जैसे मेडिसिन में यू हैव टू कीप मूविंग ऑन एवरी स्टेप कि लेटेस्ट मेडिसिन क्या हैं, व्हाट इज द अपडेटेड काइंड ऑफ रिलीजेस यू कैन गिव, कैंसर में लेटेस्ट क्या है, हार्मोन थेरेपी में अभी क्या आ रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर रेलेवेंट. सो व्हेन वी सिलेक्ट फैकल्टी वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर कि वो ऐसे लोग हों जो कि नॉट जस्ट एजुकेटेड इन FTII और एनी अदर गुड इंस्टीट्यूट, बट along with that they are working also in the industry. तो उससे ये एडवांटेज आता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आके पढ़ते हैं, they are kind of working in today's system. You know, and जैसे कि स्क्रीन राइटिंग इज अमेजिंग. जो आप कह रहे हैं बात, हमारे सच्ची बोलती हूँ, हमारे यहाँ राइटर्स नहीं है. बिल्कुल सही बोला. गुड राइटर्स नहीं है. एंड द सैड पार्ट इज कि देयर आर सो मेनी टूल्स टुडे अवेलेबल, you know, even for writing, कि अगर आप आज के जमाने के और आप आज की एजुकेशन, वी हैव वन कोर्स ऑन स्क्रीन राइटिंग, हमने रखा है 3 साल का. तो उसको आज के जमाने में आप फाइनल ड्राफ्ट, ये वो सब चीजें यूज करके आप किस तरह से अपना जो टैलेंट है आप में, आप अच्छे राइटर हैं, आपका दिमाग अच्छा चलता है, बट यू डोंट नो हाउ टू चैनलाइज इट. एक टेक्निकलिटी भी होती है. यस. तो क्या होता है कि जो आके स्कूल, एक फिल्म स्कूल में पढ़ता है, वो अपने थॉट्स को, अपनी जो सोच है, समझ है, वो है उसके पास, लेकिन उसको कैसे बेस्ट तरीके से उसको चैनलाइज करना है, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर टैलेंट is what a film school can teach you. A film school definitely cannot teach you talent. Right. Definitely not. वो आपका इनबॉर्न होता है, लेकिन उसे कैसे सिखाना, कैसे उसको आगे लेके जाना. सो टेक्नोलॉजी वाइज ऑल्सो वी आर अपडेटिंग आवरसेल्व्स कॉन्स्टेंटली. यहाँ तक कि जो हमारी बनी हुई है सिलेबस, उसमें भी हम, जैसे हम लेटर डायरेक्टर्स को लेके आए हैं हमारे क्लासेस में, यू नो, वी हैव अपडेटेड दैट कि हम अभी तक, वी हैव सत्यजीत रे, you know, and we have Guru Dutt, but we also have Karan Johar. We also have today's you know, writers, directors, producers who are working today, and they are big because at the end of it, जब बच्चा बाहर जाएगा तो उसको आज की फिल्म बनानी है. प्लस कंपटीशन बहुत है. प्लस कंपटीशन बहुत है. Yes, yes. And the thing is कि every year, every 2 years, every 3 years, आपको every year, मैं तो कहती हूँ, हम तो हर 6 months में कर लेते हैं. जब भी सिलेबस पे बैठते हैं, we try to update it. आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा. मैं एक सवाल यहाँ पे आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि आपने राइटिंग की हम बात कर रहे थे, रमेश जी, जो जमाना जब आपने शुरू किया था और जो आज, वो उस वक्त जब आप शुरू किया था, ज्यादातर चीजें इंस्टिंक्ट पे होती थी, जो लिखाई है. अभी हम सुनने में आगे कि राइटिंग में टेक्निकलिटी, जैसे किरण जी भी बात कर रही हैं,
चाहे स्क्रीन प्ले हो, अच्छा स्क्रीन प्ले के अलावा कितने उतार चढ़ाव होने चाहिए, कहाँ पे इंटरवल होना चाहिए, कहाँ पे फिल्म का जो ग्राफ है वो कैसे जाना चाहिए। तो ये चीजें पहले भी होती थी, मगर क्या उतनी टेक्निकलिटी के साथ जैसे आजकल की पढ़ाई में हो गया है, ऐसा था पहले? आप दोनों से सवाल। I think sir will answer that better. नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये तब भी था जी, नॉट एज वाइड स्प्रेड, लेकिन था। हमने तो जब फिल्में शुरू की तो काफी काम पेपर पे किया जी, नॉट इन द डिटेल्स जो आज होता है जी, लेकिन काफी काम किया। और कुछ कुछ सर्टनली इंस्टिंक्टिव होता था ऑन द सेट्स। ऑल्सो इम्प्रोवाइजेशंस किया करते थे। आज इम्प्रोवाइजेशन ऐसे नहीं कि आज इम्प्रोवाइजेशन नहीं होती हैं, लेकिन वो वर्कशॉप्स में और रिहर्सल्स में हो जाती हैं, ताकि सेट पे बिल्कुल ही तैयार, रेडी टू गो। जी, But it's both were systems that were, you can't say that this was better or that is better, but according to today's costs, जो खर्चा होने लगा है फिल्मों पे, वेब सीरीज पे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम नई वाली हो, क्योंकि काफी खर्चा जो होता है वो कंट्रोल किया जा सकता है अगर प्लानिंग सही हो। राइट। जी, लेकिन उस टाइम पे रिहर्सल्स, वर्कशॉप्स तो मेरे ख्याल में नहीं होती थी, क्योंकि एक एक एक्टर 3-3 शिफ्ट में काम करता था, 4-4 शिफ्ट में। जी बिल्कुल, हमारे साथ भी हुआ है जी। नॉट ड्यूरिंग शोले, वहां तो दे वर विथ अस ऑल द टाइम, बट द वेरी नेक्स्ट फिल्म शान, उसमें भी इवन अमित जी वाज डूइंग 2 शिफ्ट, एक सुबह की शिफ्ट 7 to 2 एंड 2 to 10। बाकी आर्टिस्ट भी ऐसे ही आते जाते थे, लेकिन काम होता चला गया। अब ऐसे नहीं होता जी। अब बिल्कुल पिक्चर खत्म होने तक एक्टर आपके साथ है। जी, एक सवाल है जो दोनों से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किरण जी एंड रमेश जी। आज के टाइम में अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, मुझे लगता है एक मेंटल प्रिपरेशन एक एक्टर बनने के लिए उस जरूरी हो गई है। क्या पढ़ाई के साथ साथ, और एक और चीज होती है मार्केटिंग, जो बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्या ये दोनों चीजें भी आप अपने कोर्स के अंदर एकेडमी में आप पढ़ाते हैं? प्लस उसके अलावा एक और सवाल जो मेरे जहन में जब मैं पढ़ रहा था एकेडमी के बारे में जो आया, कि एक्टिंग क्यों नहीं है? क्या नहीं है? एक्टिंग हमारे कोर्सेज में नहीं है, शॉर्ट कोर्सेज हैं जी, लेकिन द 3-year डिग्री कोर्स नहीं है जी, और 3-year डिग्री कोर्स शायद है भी नहीं किसी के पास जी। 1-2 साल के होते हैं। बट एक्टिंग आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, प्रशांत जी, मैं आपको कहूं कि उसके बाद एक टेक ओवर ऑफ द एक्टर हो जाता है। आप कुछ हद तक सिखा सकते हैं, कुछ बातें उनके बारे में सिखा सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, और उसके बाद इंस्टिंक्टिव एक्टिंग जो अंदर दिल से आती है, that is why it is such a sought after talent, that is why it is so hard to come by, and also उनकी जब जो accomplished actors हो जाते हैं, उनके पीछे सारी दुनिया पागल, प्रोड्यूसर से लेके कॉर्पोरेट से लेके व्यूअर तक सब के सब पागल होते हैं। इसीलिए मैंने मार्केटिंग की बात की कि मार्केटिंग और मेंटल प्रिपरेशन जो एक दबाव होता है एक फिल्म मेकर, एक्टर, किसी के भी ऊपर इस इंडस्ट्री में आने के बाद, और साथ में ये जो आप कह रहे हैं कि भीड़ लग जाती है और कैसे उसको खुद को मार्केट करना है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है आपको लगता है, और आपको उस तरह का एक ट्रेनिंग देते हैं? लेकिन देखिए जी, जैसे उस वक्त एक ऑलमोस्ट एक डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ करता था जी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर में। आजकल हर एक्टर के अपने लोग होते हैं, कोई प्रोडक्शन साइड देखता है, कोई बिजनेस साइड देखता है, मार्केटिंग साइड देखता है, PR ये जो सब उनके साथ एक रिंग ऑफ काफिला they no, but they're very useful to them. Yeah. And then
they also connect with the producer, director and the company in order to make things happen. Because it has to be done this way now. But आज भी नया टैलेंट तो आ ही रहा है, आज भी, और वेब पे तो खास करके और आएगा. And the smaller actor gets a bigger chance on the web. Right. So I think it's all as things change, as technologies change, so we also change, and we, the young people that will come in today, also will look at it like that. If this is the world they will live in. I think it's never a wrong time. It was great then, it is great now, and it will be great tomorrow also. Yeah. So I want to say कि no, before we I want to say कि yes, स्कूल में हम जरूर सिखाते हैं, जो कि हमारा एक छोटा सा कोर्स है 3 months का, जो हमने एक्टिंग का रखा है. It's 5 days a week का भी है, 3 days a week का भी है, 2 hours 3 days a week. 5 days वाला जो है वो थोड़ा लंबा है, 4-5 hours a day they learn. लेकिन उसमें भी हम उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, यू नो, हाउ टू ड्रेस, ये सब चीजें थोड़े थोड़े मात्रा में हम सिखाते हैं. सो दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि अपने आप को मार्केट करने के लिए उनको किस तरह के कपड़े पहन के जाना है. हम यहाँ तक कि एक मॉक इंटरव्यू टाइप भी करवा देते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे आप बात करेंगे. वी डू दैट. जहाँ पे स्क्रीन राइटिंग का कोर्स आता है वहां पर हम उनको पिचिंग सिखाते हैं, विच इज अगेन मार्केटिंग योरसेल्फ, हाउ टू what are the points you have to keep in mind. प्रोडक्शन कोर्स है हमारा. प्रोडक्शन कोर्स में हम उनको सिखाते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स, के उनको चैनल्स को कैसे पिच करना है जाके, हाउ विल दे गो टू अ चैनल एंड पिच देमसेल्व्स. डायरेक्टर को सिखाते हैं कि हाउ विल ही गो एंड पिच हिमसेल्फ टू अ प्रोड्यूसर. वो स्टोरी on individual level. Also हमारा जो first year का foundation course है, so the first year all students study together, which creates a very nice congenial atmosphere for all of them, get to know each other and they learn to work in tandem. मतलब आपस में मिलजुल के, प्रोडक्शन वाला भी, डायरेक्शन वाला भी, स्क्रीन राइटिंग वाला भी, कैसे मिलके एक टीम वर्क करेंगे. They learn that in the first year and they learn everything. So they learn bit of editing, bit of production, bit. तो by the time second year में आते हैं, they are familiar with filmmaking. क्योंकि हम में से बहुत ऐसे जो फिल्म बैकग्राउंड के नहीं हैं. Right. तो हमें बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता दूर दूर से कि व्हाट इज फिल्म मेकिंग ऑल अबाउट, यू नो. एंड देन सेकंड थर्ड ईयर में वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, वेयर वी डू टीच देम ऑन अ इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो, कि उनको कैसे पिच करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे लेके जाना है अपने आप को. इट इज टुडे वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट हमारा जो प्रोडक्शन का कोर्स है उसमें हमको थोड़ा बहुत उसको डिजिटल मार्केटिंग, यू नो, CRM, SEO, ये सब सिखा देते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे 2-4 क्लासेस करके, कि बेसिक अंडरस्टैंड उनको सोशल मीडिया की हो जाए, उनको गूगल एडवर्ड्स की हो जाए. सो वी डू दैट, बट इट डिपेंड्स कौन सा कोर्स कर रहे हैं. राइट. आप नई पीढ़ी को तराश रहे हैं फिल्म मेकिंग के लिए, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल इंडस्ट्री में उठा हुआ है जिसपे बहुत चर्चा हो रही है. आपने कहा कि जो लोग फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आते उनको नहीं पता फिल्म मेकिंग क्या होती है. 4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा में है, जिनमें से एक है जो फिल्म घराने से आते हैं, जो फिल्म घरानों से नहीं आते, यानी कि नेपोटिज्म. दूसरा है जो बात कही जा रही है कि इंडस्ट्री की पूरी छवि को ही तोड़ मरोड़ दिया गया है, कि सारी की सारी इंडस्ट्री नशे में है. तीसरा कि जो फिल्म है, फिल्म माफियाज है. तो पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि जो लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म इंडस्ट्री में है, क्या वाकई में, रमेश जी आप फिल्म फैमिली से आते हैं और आप नए लोगों को अभी तैयार कर रहे हैं और आपने पूरा कई दशक देखे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि नेपोटिज्म है या नहीं? थोड़ी बहुत नेपोटिज्म तो होगी ही, और क्यों ना हो. मैं तो कहता हूँ छोटे से छोटा कारपेंटर जब है और वो किसी को उसका बेटा जब ग्रो अप करता है, वो देखते हुए तो वो भी कारपेंटर बनना चाहता है, तो क्या वो नेपोटिज्म हो गई? अगर वो देख रहा है, वो समझ रहा है वो काम को सबको, और वो कहेगा हाँ मेरा लड़का साथ में काम, पहले उसके साथ काम करना शुरू कर देता है, फिर अपने इंडिपेंडेंट बन जाता है. तो ये सोचना कि ये नेपोटिज्म है, ये गलत बात है. यस, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, आई हैड द गुड फॉर्च्यून कि मेरे पिताजी ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन मेरे पिताजी के पहले तो कोई नहीं था ना. उन्होंने तो स्टार्ट लिया जी. वो फायदा मुझे मिला
मेरा फायदा बेटे को मिलेगा, लेकिन फायदा इतना होता है, इतना नहीं जितना हम समझते हैं। बाकी आप पर है, आपके टैलेंट पर है, आपकी बिल्कुल वो जो पैशन पर है कि आप कितना करना चाहते हैं। बाहर वालों के लिए यस, इनिशियली इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीबडी। आज हम कंगना की बात करें तो क्या कंगना नहीं है? कंगना ने अपने ओन पे नहीं किया, वो आज सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस शी हैज बिकम। So is she not also how can she, what nepotism was there when she came in, and so many such people become talented makers हो, कुछ भी हो। एक बेटे को बाप और उसका एडवांटेज मिले वो कौन सा गलत है? तो वो सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स में भी वही होता है, सारी दुनिया में ये होता है। जो फैमिली बिजनेस है उसके लिए आपको एडवांटेज मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और कर नहीं सकता। टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई कि नए नए राजे बन गए हैं, हर जगह वही हो गया है। आज आप एप्पल और ये माइक्रोसॉफ्ट और उसके कौन से वो थे जिनके बाप दादा थे उस लाइन में, वो तो टेक्नोलॉजी नहीं थी जी, तो कैसे बन गए? तो ये बात सही नहीं है। नेपोटिज्म जिसको, बिकॉज नेपोटिज्म जो वर्ड है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो आप घराने, म्यूजिकल लोग हैं घराने के, तो फिर आप क्या कहेंगे, घराने बंद कर दो क्योंकि वो नेपोटिज्म है? ये तो बहुत गलत बात हुई ना। उसको वो एडवांटेज जरूर है, लेकिन उस घराने में जब लोग जाएंगे वहां उनसे भी तो लोग सीखते हैं जी, बाहर वाले भी तो सीखते हैं। वो भी घराने ही चूज करते हैं कि मुझे फलाने घराने में जाना है, फलाने घराने से सीखना है। देखिए मैं तो आई टोल्ड यू माय फादर वाज अ डॉक्टर, और दूर दूर से, मैं दिल्ली की लड़की हूँ, मेरे दूर दूर से बॉम्बे में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, और ना मैं फिल्म लाइन में किसी को जानती थी। मतलब एक आध किसी को मैं जानती हूँ, किसी लेवल पे तो जानती हूँ। तो माय स्ट्रगल वाज अ स्ट्रगल फ्रॉम स्क्रैच। और मैं तो मॉडल थी, मॉडलिंग करने के लिए आई थी, करते करते सीरियल कर लिया, करते करते फिल्में कर ली, यू नो चीजें होती गई और मैं करती गई। बट व्हेन आई एंटर द फिल्म इंडस्ट्री, जितना भी मैंने सुना हो, बट आई रियली फाउंड दैट फिल्म पीपल are just like any other person. They're just like a corporate person. They're just like a normal human being at the end of it. You know, they are not different people. तो ये differentiation करना कि अरे फिल्म लाइन में ये होता है, फिल्म, जबकि honestly speaking मैं सारे सर्कल्स में घूमती हूँ, okay? लेकिन I will really tell you from my heart, I'm saying this today. जो कंफर्ट मुझे, जब मैं अपनी फिल्म लाइन के लोगों के साथ बैठती हूँ, जो कंफर्ट लेवल और जो एक ऑनेस्टी मैं फील करती हूँ कि मैं बिंदास बात कर सकती हूँ, मैं it's you can be yourself. I do not feel that in the corporate world. I do not feel it in the business world, as you call it, when I sit with them. I don't. जी. So there is, I feel that हम लोग क्रिएटिव लोग हैं और हम लोग स्ट्रगल करके आए हैं। हम में से हर कोई कहीं दूर से आया है, बहुत सारे लोग, and they are there today because they were talented। और इसलिए हम एक ही रूम में हर लेवल के लोग आपको एक फिल्म पार्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक कॉर्पोरेट में जाएंगे तो आपको खाली वो लेवल के हाई फाई मिलेंगे या वो लेवल के वर्किंग क्लास मिलेंगे। तो उनमें डिविजन है, हमारे यहाँ डिविजन नहीं है। इट इज व्हाट यू डू दैट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट वेयर यू कम फ्रॉम, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं किरण जी, एक और बात कही गई कि जो एक्ट्रेस जिनका कोई नहीं होता उनको कॉम्प्रोमाइजेस से गुजरना पड़ता है, या अरे कॉम्प्रोमाइजेस से अगर हमें गुजरना पड़ता है, अगर, तो बाकी दुनिया में क्या कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? अगर विमेन के साथ ही होता है तो हर लेवल पे होता है, हर लेवल पे। मैं कहती हूँ एक नॉर्मल ऑफिस में एक सेक्रेटरी शायद इससे गुजरेगी, okay, to just be upgraded or even not be upgraded, just to retain a job, she may be exploited. It is up to the girl. It is entirely your choice. It's a woman's choice. If you don't like it, you can say no. You have that option, okay? So I don't believe in that at all. This is bull. प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि हम फिल्म लाइन वाले हैं, क्योंकि हमारे नाम से चीजें बिकती हैं, एक मैगजीन बिकेगी, एक आर्टिकल बिकेगा, एक बुक बिकेगी, एक चैनल बिकेगा। मतलब आप एक नॉन एंटिटी को आप इंटरव्यू देते हैं तो आपकी व्यूअरशिप 50 है, आप
मैं नाम किसी भी स्टार का नहीं लेना चाहती, आप किसी को भी लेके आते हैं, आप शाहरुख खान को लेके आइए आज, आपकी रेटिंग उस दिन कितनी हो जाती है। तो जब आप गंद भी फेंकते हैं ना, आप व्हेन यू स्लश मड, यू डू इट ऑन दोज पीपल हु आर रेलेवेंट, दोज पीपल हु विल गेट यू आईबॉल्स, नॉट ऑन पीपल। आप अगर यही बात किसी एक ऑर्डिनरी लेडी को उठा के आप उसको लेके आते और कहते कि अरे इसके साथ ये हुआ, ओके, तो क्या होता है उससे? तो क्या मीडिया चलाता? It makes 2 hours news. After that what? और आप जब एक सेलिब्रिटी को लाते तो आप 5 दिन उस बात को चलाते हैं, बार बार, और हर कोई देखता है। सो आई एम सॉरी, वी आर द विक्टिम्स हियर, वी आर द विक्टिम्स, वी आर बीइंग विक्टिमाइज्ड एट एवरी लेवल। हमारे नाम को यूज कर करके हर कोई मजे ले रहा है, हर कोई पैसे बना रहा है, हर कोई सक्सेस ले रहा है, हर कोई आईबॉल्स ले रहा है। बट द ट्रूथ इज दैट it is why do you today talk about Kangana ji, or you talk about Jaya ji, or about Hema ji, or anybody? उनकी बात क्यों वैल्यू रखती है? Because they are somebody. जी. So how can you say this, you know, कि ये फिल्म लाइन में होता है? हाँ होता होगा, क्यों नहीं होता होगा, लेकिन हर जगह और भी होता है। आप मुझे एक फील्ड ऐसा गिन के आप बता दीजिए, कोई भी फील्ड जिसे आप गारंटी के साथ मुझे ये कहेंगे कि इस फील्ड में ये सब नहीं होता है। एंड इस फील्ड में ड्रग्स, आप ड्रग्स की बात करते हैं, आप छोटे छोटे गांव में जाइए, वहां पर ड्रग्स होती हैं। स्टाफ घर में आता है, वेरी ऑफन यू रियलाइज कि आपका स्टाफ ड्रग्स लेता है, जस्ट दैट द ड्रग फॉर्म इज डिफरेंट। वो 2 रुपए की गोली कुछ खा लेते हैं, ओके, और वो जाके शायद पान वाले से ले लेते हैं, हमें नहीं पता कहां से लेते हैं। बट ऐसा है कि 90% 95% लोग इंडस्ट्री में, दोनों से आपसे सवाल रमेश जी और किरण जी, आई एम सॉरी, हम दोनों ड्रग्स नहीं लेते एट ऑल, ना मैंने जिंदगी में कभी छुआ है, एंड आई एम श्योर रमेश जी विल वाउच फॉर दैट। तो हम तो ये नहीं कह सकते, मैं भी तो इंडस्ट्री में हूँ 30 साल से, तो मैंने क्यों नहीं, मैं तो स्मोक भी नहीं करती, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करती। तो आप अगर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में करें, ये लोग ड्रिंक, आई नो सो मेनी वीमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री, सो मेनी वाइव्स ऑफ सेलिब्रिटीज फिल्म लाइन के, एंड सो मेनी देमसेल्व्स एक्टर्स और व्हाटएवर, जो कि ड्रिंक तक नहीं लेते हैं, ड्रग्स तो दूर की बात है, लेकिन ऐसे होंगे भी जो लेते होंगे। तो हाउ कैन यू जनरलाइज इज व्हाट आई एम आर्ग्यूइंग अबाउट। You cannot generalize, और ये हर जगह पे होता है, हर लेवल पे होता है, हर एरिया में होता है, whether it is drugs, whether it is exploitation, whether it is nepotism। बनिया, एक बनिए का बेटा बनिया ही बनता है, फिर वो बनिया बनता है, फिर वो बनिया बनता है, उसका वो उसी बिजनेस को वो आगे लेके जाता है। तो इसमें क्या खराबी है कि अगर एक एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, लेकिन कितने एक्टर्स के बेटे आके फ्लॉप भी हो गए ना, तो अल्टीमेटली बाप ने कितना हेल्प कर दिया, अल्टीमेटली इट वाज द टैलेंट दैट काउंटेड जी, इट वाज द टैलेंट। जबकि सेम थिंग विल हैपन इन बिजनेस। आप अगर किसी को बिजनेस, अपने बेटे को डाल दें, आपने बिजनेस बहुत बढ़ा दिया, लेकिन अगर आपके बेटे में टैलेंट नहीं है और वो उसको आगे नहीं बढ़ाता, तो बिजनेस को डुबा देगा। राइट। बट अगर मैं बात करूं आपसे कि जो पूरा माफिया की भी एक बात की जाती है, रमेश जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? माफिया, ड्रग्स, जो भी हम बात कर रहे थे। माफिया, देखिए, जो चीज एक धंधा बन जाती है, उसमें बहुत पैसा बनता है। सारी दुनिया में ड्रग्स घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में है, ऑल ओवर इंडिया है और सारी दुनिया में। तो उसकी एक धंधा चलाने वाले लोग भी हैं, उसे आप ड्रग माफिया कहिए, कुछ भी किसी नाम से पुकारिए, वो बेचते हैं, जो कोई खरीदार है उनका, खत्म होगी बात, ये व्यापार है। तो उसके लिए तो माफिया होगी। हाँ, कोई लेता ही नहीं है ड्रग्स, हमारी बहुत ही सुलझी हुई प्यारी सी इंडस्ट्री है, मासूम सी इंडस्ट्री है, ये बात भी नहीं है। लेकिन ये कहना कि सारी इंडस्ट्री लगी हुई है और एक बिल्कुल नेक्सस है और ये पूरा इंडस्ट्री के थ्रू सब कुछ हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। और इस बात से तो मैं बिल्कुल नाराज हूं, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। तो सारी दुनिया में, जैसे मैंने पहले कहा कि सारी दुनिया में फैली हुई चीज है। अब जब यहाँ ड्रिंक्स लेते थे, प्रोहिबिशन का जमाना भी था जी, थे हम ड्रिंक, एक आध ड्रिंक शाम को ली जाती थी। उसका मतलब ये नहीं कि हम ड्रंकर्ड हो गए और शराबी हो गए और बोतल लेके रास्ते में निकल गए, वो तो कॉमन मैन भी करता था जी। और आज भी एक ड्रंकर्ड मिल जाएगा, बड़ा या छोटा, कोई गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर रहा है कोई। तो ये चीजें, कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं लोगों को, जब कुछ लोग मिसयूज करते हैं उसे, उसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ऐसे करती है जी। तो
फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो कहा जा रहा है बिल्कुल ये तमाशा है. इट इज नॉट ट्रू. Parliament has said there is no such information from NCB. They are carrying out an investigation on some particular case, but there is no such thing कि 6 महीने से कुछ पिछले 6 महीने में कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि, और अगर पहले होती कभी एक बार हुई होगी कहीं जी हुई होगी, ये तो हर जगह होती है. तो there is no such thing. और खामखा एक बहुत बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है. जी. मीडिया हमेशा कटघरे में रहती है इन सब चीजों को लेके, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में कभी मीडिया और एक्टर्स के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हों, या जिस तरह से मीडिया दिखाती है, आप उस पे क्या बोलना चाहेंगे कि ये क्या एक सही तरीका है जिस तरह से 24 घंटे की एक कवरेज है इस तरह के केसेस में? इसके बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा जी. एक if it is possible to show a sense of responsibility, जी, तो जरूर ये जिम्मेदारी वाली बात जो है ये दिखाई जानी चाहिए. आप जरूर रिपोर्टेज कीजिए, लेकिन इस तरह उसे ढंडोरे पीट कर उसको उलट सुलट करके बिल्कुल ही ऐसा तमाशा बना दें, ये भी सही नहीं है. अब वो लोग टीआरपी रेटिंग्स के लिए करते हैं जी, वो करते हैं, तो लेकिन हर चीज तमाशा नहीं होनी चाहिए जी. ये गलत बात है. एक सीरियस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स कीजिए. जरूर उसके बारे में अगर कुछ लोग ऐसे हैं फैले हुए और कुछ इस चीज को, अब वो कब से चाइना से ओपियम आ रहा है, हिंदुस्तान की किताबों में कितना लिखा होगा कि कहीं अफीम और कहीं, तो लोग नशा तो करते थे, हमेशा करते थे और आज भी करते, हजारों सालों से करते आए जी. तो नशा करना कोई ऐसा जुर्म थोड़ी है. जी जी. जी प्रोहिबिटेड ड्रग्स जो हैं उसके बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा. ऑब्वियसली नहीं होने चाहिए जी. जो प्रोहिबिटेड हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, लेकिन इस तरह फैले हुए हैं कि जो बातें हो रही है वो गलत है. जी. ये सवाल आप दोनों से है. इस इंडस्ट्री में आने के बाद किरण जी, आप बाहर से आई, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आई, क्या प्रेशर इतने ज्यादा होते हैं कि आदमी या इंसान कोई भी एक गलत कदम उठा लेता है, जैसा पिछले दिनों हमने देखा? और अगर इस तरह के प्रेशर्स हैं कि आपको कई बार फिल्में नहीं मिलती हैं, फिल्मों से निकाल दिया जाता है, या ये सारी चीजें होती है इंडस्ट्री में, मैंने भी सुना है, मैंने भी, मेरे जो आसपास दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, मगर क्या ये जो प्रेशर है, दिमागी प्रेशर, इतना आपने कभी फील किया किरण जी जब आप इंडस्ट्री में आई, ये मेंटल प्रेशर जो होता है? और रमेश जी, आपसे भी पूछना चाहूंगा, जब कोई फिल्म कामयाब नहीं होती है या सफल नहीं होती है, तो आपने भी, क्योंकि इंडस्ट्री से हैं, फिर भी क्या उस तरह के एक प्रेशर से आप भी गुजरे हैं? प्रेशर तो होता है, होगा दुनिया में. जब आप कदम रखते हैं तो अच्छी चीजें भी होंगी और बुरी चीजें भी होंगी, और प्रेशर हर चीज का होगा, सक्सेस का, फेलियर का, हर चीज का प्रेशर होता है. और फेलियर का उतना ही प्रेशर जितना सक्सेस का प्रेशर होता है. आप समझते हैं कि सक्सेस में आप सिर्फ अच्छा फील करेंगे और कुछ गलत नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होता. सक्सेस से भी आदमी बहक जाता है कभी कभी. तो ये सब चीजें रही हैं, रहेंगी, इसे नहीं बदल दिया जा सकता. लेकिन ये बिल्कुल एक मर्ज हो गया है और एक इम्पॉसिबल चीज हो गई है, ऐसी कोई चीज नहीं है. और ऐसी मे बी किरण जी हैज अ डिफरेंट व्यू. किरण जी बताइए आप. आई डोंट हैव अ डिफरेंट व्यू इन वन वे कि देखिए किसी भी फील्ड में आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितना प्रेशर होता है लोगों को. मतलब इफ दे डोंट डिलीवर दे विल बी रिमूव्ड ओवरनाइट विदाउट एनी वार्निंग कि आप कल से नहीं है हमारे साथ. लिटरली ऐसे होता है. तो कौन सा फील्ड है ऐसा जिसमें प्रेशर नहीं है? फिल्म लाइन में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर मुझे इसलिए फील होता है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल. वो बाकी एरियाज में भी यही है कि इट्स नॉट जस्ट कि आप, ये नहीं है कि आप वहां पहुंच गए तो बस अब हो गया, ऐसा नहीं है. वहां पहुंच के उसको मेंटेन करना, उस लेवल को, आपके एक इमेज बन जाती है, आपकी एक एक्सपेक्टेशंस आपसे हो जाती है लोगों की, स्पेशली एक आर्टिस्ट से, बिकॉज आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं लाइफ में, यू नो, इन अ वे, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं. तो आप
उसके लिए सबसे बड़ा प्रेशर जो मैं सोचती हूँ फील होता है एक आर्टिस्ट को इज कि भले वो पेन में हो, भले उसको फीवर हो, भले वो बीमार हो, भले उसने 36 घंटे काम किया हो, उसने कुछ भी किया हो, but the moment he is in public, he has to present a face. Right. Okay, he has to be at his best behavior. मतलब अगर मैं थकी हुई और मैंने 28 घंटे काम किया है और उसके बाद भी अगर मेरे पास कोई फैन आ जाए और बोले कि मैम 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 एक फोटोग्राफ चाहिए आपके साथ प्लीज, हाँ ये मेरा बच्चा है, इसके लिए ऑटोग्राफ साइन कर दीजिए, कैन आई एट दैट स्टेज डिसअपॉइंट माय फैन एंड सल्क एंड से कि मैं बहुत थकी हुई, अभी छोड़ दीजिए मैम, बाद में करेंगे, कल आ जाना? कैन आई डू दैट? एंड इफ आई डू दैट, उसकी जो रेपरकशंस होती है वो मल्टीपल होती है. मतलब एक इंसान के साथ आपने ऐसे बिहेव कर दिया तो पता नहीं कहाँ तक बात फैल जाती है, अरे वो आर्टिस्ट तो बड़ा बदतमीज है, अरे बड़ा घमंडी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है. मतलब आई वेंट टू हिम और उसने, दे विल नेवर लुक इनटू व्हाट इज बिहाइंड दैट. राइट. Okay, it is what you present. I think artists really, as an artist, yes, the pressure of a career, yes, the pressure of being there, yes, the pressure of performing, yes, the pressure of giving your best, whether you have traveled 24 hours to reach, America and you're shooting the same day and you have had no rest for 2 days क्योंकि आपको जिस प्रोड्यूसर के साथ आप काम कर रहे हैं उसका काम खत्म करने में लेट हो गया, आपने वहां से पैकअप करके आप सीधी फ्लाइट पकड़ी और आप सीधे शूटिंग में आ गए. मे बी 72 hours, whatever hours you have not even rested, slept, but everybody expects the best out of you. You cannot justify it by saying कि भाई मैं थक गया था तो ये मेरी परफॉर्मेंस आज अच्छी नहीं हुई. No, because वो परफॉर्मेंस जो है आपकी वो रिकॉर्ड पे जा रही है, वो हमेशा के लिए सेलुलॉइड पे रहेगी जी. वो रहेगी, वो छाप रहेगी. सो टू मी आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रेशर दैट आर्टिस्ट्स फेस, इवन डायरेक्टर्स, इवन प्रोड्यूसर्स. क्या है, यू आर एज गुड एज योर लास्ट फिल्म. रमेश जी से बेहतर कौन बता सकता है? रमेश जी, सॉरी करण जी, मैं रमेश जी से पूछना चाहूंगा. रमेश जी, आपने कहा कि आपने एक ऐसी फिल्म बना के खड़ी की हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने, कि चाहते हुए बहुत सारे लोगों ने शोले बनाने की कोशिश की होगी. आप भी शायद दोबारा सोचें. लोग कहते थे कि शान जो है वो एक तरह से शोले की बनाने की कोशिश की गई थी. आज ही इत्तेफाक से ट्विटर पे किसी ने वो शुरू किया कि शान या शोले, दोनों में से कौन? तो लोगों ने शान को भी बहुत लोगों ने पसंद किया और शोले का भी. आप शोले बनाने के बाद आप किस मेंटल प्रेशर से गुजरे आपकी आखिरी फिल्मों तक? क्या आपने वो प्रेशर कभी फील किया है? ये कहना कि बिल्कुल नहीं किया वो भी अनफेयर होगा, लेकिन ऐसे मैंने सोचा नहीं जी. अगर मैं सोचता तो बिल्कुल डेफिनेटली प्रेशर फील करता एंड आई वुड हैव कोलैप्स्ड. यू कैन नॉट सिट विद दैट. जी. शोले वाज अ फिनोमेनन. आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने सब कुछ लगा दिया दाव पर, लेकिन वो एक फिनोमेनन था. क्योंकि जो सक्सेस शोले ने देखी किसी फिल्म ने नहीं देखी. जो उसके बारे में है आज तक बात कर रहे हैं 45 इयर्स लेटर, वो तो कभी हुआ नहीं जी. आज भी उसके डायलॉग रेलेवेंट हैं. किसी फंक्शन में जाइए, शोले की हर बात याद आ जाती है. गब्बर सिंह याद आता है, या धर्मेंद्र याद आ जाता है, या अमिताभ बच्चन याद आ जाता. जो भी एक्टर है, जो भी छोटा रोल कर रहा है, वो सूरमा भोपाली हो या सांबा हो, जिसने एक डायलॉग दो वर्ड, एक डायलॉग नहीं, 2 वर्ड 50,000 जी. और उसके बाद वो कहता है कि पूरे 50. अगर ये हुआ है तो ये तो आप कभी उसका स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते कि ऐसे होगा, कि ऐसे ये सक्सेस इतनी होगी और इसके बारे में इस तरह बातें होगी. वो मैंने सोचा ही नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था. We are all very pleasantly surprised and happy about it. बट उसको लेकर चलना कि बस अब हर फिल्म शोले बनेगी, वो तो होने वाला नहीं. You're being very ridiculous if you think. I refuse to make another version of Sholay. Right. Because I don't think, when people haven't forgotten the first one, what is the point in making the second? Right. पर मैं आपसे पूछूं तो शोले और शान दोनों में से, किरण जी आप भी बताइए. आप ये ऐसी बात है, आप रमेश जी को बोल रहे हैं कि आपके 2 बच्चे हैं, तो आप बताइए उसमें से आप किसको ज्यादा प्यार, फेवरेट आपका कौन है? ट्विटर पे सवाल चल रहा था तो मुझे लगा मैं लगे हाथ पूछ लेता हूँ. देखिए, शान हैड अ डिफरेंट लैंग्वेज. ओके,
हाई सोफिस्टिकेटेड, उसका विलन आप देखिए, मतलब उस जमाने में पीछे शार्क्स घूम रही हैं, टेक्निकली इन अ वेरी डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. शोले में जाए आप एक रस्टिक, हाउ कैन यू कंपेयर द टू ना? आई मीन ये दो अलग अलग दुनिया है. ओके और आप जब उसमें जाते हो तो आप उसमें बह जाते हैं, और आप उसमें जाते हो तो आप उसमें बह जाते हैं. इट वुड बी अनफेयर टू कंपेयर द टू बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन. अक्सर लोग कहते हैं कि जो कमजोर बच्चा होता है वो ज्यादा प्यारा होता है माँ बाप को, इसलिए मैं रमेश जी से पूछ रहा था कि अब ये शोले तो रमेश जी बता पाएंगे. कमजोर नहीं था. मुझे क्या लगता है कि रमेश जी की बिगेस्ट विक्ट्री इज शोले एंड आल्सो हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम इज शोले. क्योंकि रमेश जी कुछ भी बना ले जिंदगी भर, लेकिन बात वही होगी कि यार लेकिन शोले नहीं है. अब शोले शोले है भाई, अगर एक और शोले बनाएंगे तो वो तो कार्बन कॉपी बन जाएगी ना. You have to make something different, but he will always be compared to his own film. Right. नहीं, मुझसे पूछिए तो मुझे गीता और सीता, अंदाज और शान और शोले, मुझे सारी फिल्में, शक्ति, सारी फिल्में मुझे बहुत पसंद है. I actually watched सीता और गीता last week. और रमेश जी ने तो शायद, आपने कितने साल के बाद देखी रमेश जी? 48 years के बाद. Imagine. And I enjoyed it so much. I felt, of course, it was उस जमाने की सेटिंग थी वगैरह वगैरह. कुछ चीजें शायद आज रेलेवेंट ना हो, doesn't matter, but you were transported into that world. जैसे कि आप जब बुनियाद देखते हैं तो आप बुनियाद के पीरियड में चले जाते हैं, you know. So similarly, the moment you're transported into that era and that space, it was so funny, so enjoyable, so lovable. I cannot tell you. I mean, I'm saying this, I'm praising it, but honestly, मैंने भी पता नहीं कुछ 20 साल बाद देखी होगी शायद. So I really enjoyed it. So yes, each film has its own language, grammar, genre. So you can't compare. It's very unfair to compare films. I know. जी. अगर मैं आपसे पूछूं रमेश जी कि जब आप कभी आप शोले देखते हैं अभी, तो एग्जैक्टली क्या जहन में जाता है? कैसे? For 45 years and 500 times later, how can you? It feels good. That's all. Really, अच्छा, I made this. अभी भी कहीं ना कहीं मुझे कुछ faults भी नजर आते हैं जी, कि शायद दोबारा अगर मैंने कोशिश की होती शायद ये कुछ अलग कर देता मैं जी. बट उस जमाने की बात थी. We did the best possible. Everyone connected with the film, the whole team, actors, writers, technicians, and post-production people, they all put their talents together. The music director, the lyric writer, and the recordists and everywhere. I mean, it was amazing work all round. इसीलिए तो आज भी याद है. You see it, everything fits into place and falls into place so beautifully that अब अपनी तारीफ में ज्यादा करूं बहुत बुरा लगेगा मुझे. तो मैं I will stop here, but just to say that yes, it feels good. Right. शक्ति में दो स्टॉलवर्ड्स को सामने लेके आना अपने आप में बहुत बड़ा एक काम था. तो एक मेहनत जो होती है जो फिल्म पे सामने दिखती है, और एक होती है जो मेहनत पीछे दिखती है. इस 38 साल के मौके पे कोई एक इंसिडेंट आप अगर शेयर करना चाहें जाते जाते हमारे दर्शकों के साथ शक्ति के बारे में. शक्ति के बारे में the best thing was the casting of Dilip Sahab and Amit ji together. It was a very powerful story script, but with both these stalwarts, well, Mr. Bachchan was a younger actor then, and but very supportive performances from Rakhi and Smita Patil and Rakhi Gulzar. Together, they gave such beautiful support to these characters that so it was a very enriching experience. It's a very different experience from all the other films. It's something, there are audiences who prefer this to any other film of mine. There are. But, and I think there is something to each film which is its own.
and I too have always tried कि मेरी हर फिल्म पिछली फिल्म से अलग हो. Right. I try. जी. Maybe I don't always succeed. That can always happen. But कोशिश तो यही करता हूँ मैं कि पिछली फिल्म से अलग. जाते जाते मुझे लग रहा है एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा. 3 नाम मैं आपके सामने लूंगा. अनिल कपूर शक्ति में, अमजद खान शोले में, और 2 नाम जाते जाते 2 नाम मैं आपके सामने लेते जाऊंगा. अमजद खान शोले में और अनिल कपूर शक्ति में. आपने ये लोगों को कास्ट किया, ये नए थे, और आज के डेट में नए लोगों का आना मुझे लगता है फिर भी आसान है. उस जमाने में नए लोगों को लेना फिल्म में मुश्किल था बतौर डायरेक्टर, और प्रोड्यूसर्स का नजरिया क्या होता था? पहले तो मैं अनिल कपूर साहब के बारे में बोलूंगा जी, कि बिकॉज फिल्म में ऑलरेडी दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, स्मिता पाटिल थे, और अमरीश पुरी और भी आर्टिस्ट थे जी. तो adding one younger new actor was not a problem, and it was a guest appearance actually. वो beginning और end फिल्म के beginning और end में है, कहानी सुनाने के लिए है. But it was a wonderful choice. जावेद साहब ने suggest किया था, और we tried him, and set पे elder आर्टिस्ट ने काफी तंग किया उसे. जी. बच्चन साहब खड़े थे सेट पे जी, और देख रहे थे शॉट, और वो बेचारा अनिल जी लगे हुए थे, और मैं वन मोर कहता रहा विदाउट रियलाइजिंग कि पीछे बच्चन साहब खड़े हैं जी. तो दैट इज व्हाई ही वाज अ लिटिल नर्वस, बट ही गेव. Finally, the shots that came on screen were lovely, and of course, it turned out that he went on to become one of the finest actors. जी. And even Anil Kapoor, yes, absolutely, undoubtedly one of our best. जी. हाँ, सवाल मेरा यही था कि अमजद खान, अनिल कपूर, क्या मुश्किल था उस वक्त नए लोगों को चांस देना? आज अगेन अमजद के साथ भी यही हुआ जी. बहुत से आर्टिस्ट ऑलरेडी थे फिल्म में, तो नए लोगों किसी नए एक्टर को लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं था. वैसे तो डैनी दंजोंगपा को साइन किया था, राइट. उस वक्त डेट्स के क्लैशेस कुछ ऐसे आ गए कि वी कुड नॉट कंटिन्यू. ही हैड टू बेग ऑफ एंड हैड टू फाइंड समबडी न्यू, एंड अमजद वाज a choice which was suggested by Salim Javed. मैंने भी उनका काम कुछ देखा था स्टेज पे. My sister was in that play, right, and I saw that play. So देखा था उसे, seemed good. ऑफिस बुलाया, देखा, चाल ढाल सब एक हटके लगी, एक प्रेजेंस फील हुआ, और फिर हम शुरू हो गए. We took the chance and turned out to be something. अब लगता है कि उसके अलावा और कोई होना ही नहीं चाहिए था. कोई उस तरह का अपोजिशन नहीं होता था उस वक्त. मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज के बनस्पत अगर मैं कंपेयर करूं, नए लोगों का आना आज आसान है, उस वक्त आसान था क्या? But from what point of view should we say that? मतलब जैसे नए लोग तो आएंगे ही, दुनिया में जरूरी है. तो इस ऐसे हो गया कि बड़ा स्टार जो ऑलरेडी साइन था वो अवेलेबल नहीं था, हम अपनी शूटिंग पोस्टपोन कर नहीं सकते थे, तो वी scrambled around, looked for someone, found the right person, okay, and took a chance with him, and turned out to be the most colorful character. Right. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रमेश जी और किरण जी. बहुत बहुत धन्यवाद. और आपका जो ये एकेडमी है, मुझे मालूम है कि वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है, मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, और जो लोग भी फिल्मों में जाना चाहते हैं, रमेश जी की तरह नाम बनाना चाहते हैं, मैं रमेश जी बनने की बात नहीं कर, रमेश जी की तरह नाम बनाना चाहते हैं, वो जाएं, इस
एकेडमी में जाके एडमिशन ले सकते हैं, फिल्म मेकिंग सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रशांत। Thank you so much. Thank you. Thank you.